इधर लखनऊ में मायावती ने बैठक की। बीएसपी की बैठक में पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन आकाश आनंद की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है। राजधानी लखनऊ में बीएसपी की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों को बताया कि उन्होंने आकाश आनंद को माफ कर दिया है और उनकी पार्टी में वापसी हो गई है। इसके अलावा मायावती ने आकाश आनंद को लेकर कोई चर्चा नहीं की। इतना ही नहीं, आकाश आनंद को पार्टी में कोई पद भी नहीं दिया गया है। आकाश आनंद जी को पार्टी में बहन जी के द्वारा फिर दोबारा से वापसी कर लिया गया है। बहन जी से आकाश जी ने माफी मांगी है कि जो गलतियां पूर्व में हुई हैं अब वो दोबारा नहीं होंगी। जैसे क्या बहुजन समाज पार्टी के पहले महापुरुषों ने परिवार को, रिश्ते नातों को त्याग कर इस मिशन को आगे बढ़ाया है, तो माननीय आकाश आनंद जी ने भी तो विश्वास दिलाया माननीय बहन जी को कि वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस पार्टी मूवमेंट के लिए समर्पित रहेंगे। दरअसल पार्टी में आकाश आनंद की वापसी के बाद आज लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में आकाश आनंद की गैर मौजूदगी से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। मायावती से माफी मांगने के बाद आकाश आनंद की 40 दिन बाद पार्टी में वापसी हुई है। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए हर महीने समीक्षा बैठक कर रही है। जैसे ही मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी ऑफिस में बैठक शुरू हुई तो सबकी निगाहें आकाश आनंद को खोज रही थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे, जिसके बाद एक बार फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चौबीस नवंबर को संभल में हुई हिंसा की जांच तेज हो गई है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपना बयान दर्ज कराया। न्यायिक आयोग के सवालों का सामना करने के बाद बर्क ने कहा कि मेरे ऊपर लगे तमाम आरोप गलत हैं। संभल हिंसा पर एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला चला। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ हुई। संभल हिंसा मामले में न्यायिक आयोग के सामने जियाउर रहमान बर्क ने बयान दर्ज कराया है। की बात है, आरोप चीज अलग होती है और उसको साबित करना अलग रहता है। आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, लेकिन मैंने पहले से ही कहा है कि वो गलत है, और क्योंकि मैं देश की जनता के द्वारा चुना गया एक देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं, और मेरा मकसद इस देश के अंदर कानून, विश्वास पे, संविधान पे यकीन रखते हुए आगे इस देश की तरक्की का है। और इसलिए जो चीज़ आरोप लगाए गए हैं, ये उम्मीद है कि मुझे माननीय न्यायालय पे विश्वास है कि वो चीज़, सारी चीज़ खत्म होंगी और मुझे इंसाफ मिलेगा। बर्क के साथ साथ न्यायिक आयोग की टीम ने सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेब इकबाल का भी बयान दर्ज किया है। न्यायिक आयोग की टीम के सदस्य ए.के. जैन ने बताया कि घटना कैसे हुई, ये पूछताछ की गई। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्रिमिनल केस से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो घटना के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। घटना क्यों हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, घटना आगे भविष्य में ना हो इसके लिए क्या प्रबंध किए जाए। फिलहाल सबकी नजर इस पर टिकी है कि क्या पूछताछ में निकलकर सामने आता है और क्या इसमें किसी साजिश का पर्दाफाश होता है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। संभल हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के सामने आज संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने बयान दर्ज करवाए। बयान दर्ज करवाने और पूछताछ की ये प्रक्रिया करीब 4.5 घंटे तक चली। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और एक हादसा हो गया इटावा में, जहां पर सीलिंग फैन गिरा दूल्हे के ऊपर, जिससे दूल्हा जख्मी हो गया। दूल्हे की नाक में चोट आई है। दूल्हा राजेश दुल्हन को लेकर अपने घर आया था। घर पर शादी के बाद एक कार्यक्रम में अचानक ही सीलिंग फैन गिर गया दूल्हे के ऊपर ही, जिससे उसकी नाक में चोट आई है। दूल्हे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाया गया। प्रोग्राम चल रहा था, जैसे पंखा गिर गया, बस चोट लग गई। कितनी चोट लगी? ज़्यादा खून निकल गया, ज़्यादा चोट है।
अभी आज ही शादी थी, कल बारात गई थी, आज वापसी आई थी शाम को 7 बजे। तो घर पर क्या कार्यक्रम चल रहा था? वही प्रोग्राम चल रहा था, शादी का फंक्शन वगैरह। अलीगढ़ में दामाद के साथ जाने वाली महिला लौट आई है। काफी दिनों तक वो फरार रही। उनके उत्तराखंड भागने की खबर भी सामने आई थी। आखिरकार पुलिस की टीम ने दोनों को बिहार से पकड़ा है। अलीगढ़ में अपने होने वाले दामाद के साथ महिला फरार हो गई थी, वो भी तब जब उसकी बेटी की शादी एकदम सिर पर खड़ी थी। दोनों की फरारी के बाद पुलिस ने काफी तलाश की और आखिरकार दोनों बिहार में पाए गए, जहां से पुलिस उनको लाई है। अलीगढ़ के मडराक इलाके की ये घटना है। महिला के भागने के बाद पूरे इलाके में हर जुबान पर यही चर्चा आम है। ग्रामीणों ने तो महिला का बहिष्कार कर दिया है। उनका कहना है कि पुलिस उसे लाएगी तो भी गांव में नहीं आने दिया जाएगा। गांव की बहुत बदनामी हो चुकी है, गांव में रिश्ते टूट रहे हैं, कोई नई शादी की बात नहीं हो रही है। बहुत गंदा है। क्यों? उसके भागने की कौन भाग गया? यहाँ की हमारे गांव की एक औरत। अच्छा। दामाद को लेके तो दामाद को लेके चली गई। दामाद को लेके क्या मतलब बेकार कैसे है माहौल? माल यूँ है कि सबके चेहरे पे सुताई है, ऐसा पहली बार हुआ है हमारे गाँव के अंदर। ये जाने अत्याचार ऐसा दंड मिलना चाहिए कि अगले लाखों कोई कदम न उठावे ऐसो जी। कोई जादू भी कर दिया है क्या? जादू करेगो कि जन का करेगो, कैसे लेगो भजाए के? कौन कर गया जादू? भाई को जमाई करेगो और लेगो। जादू करके ले गए और का करके लेगो? ना रखा रहे, अब नहीं रखाएंगे उसको? ना रखेंगे, वाके गरैया नहीं करता। वहीं महिला के परिजनों का कहना है कि वो घर से 3.5 लाख कैश और 5.5 लाख की ज्वेलरी ले गई है। पिछले 10 दिन से सास और दामाद फरार थे। आज उस महिला की बेटी की शादी होनी थी और पुलिस ने उस महिला और उस होने वाले दामाद को पुलिस ने बरामद कर लिया। वह बिहार के रास्ते नेपाल जाने के फिराक में थे। पुलिस उनको बरामद कर अलीगढ़ ले आई। फिलहाल दोनों थाना दादो पुलिस के पास हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वह अपने पति से परेशान थी, वह उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। पुलिस ने पैसे और ज्वेलरी वापस दिलाने की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि अगर उसकी पत्नी माफी मांगेगी तो वो उसे रखने के बारे में सोचेगा, बाकी ग्रामीण ही फैसला करेंगे। आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? ऐसे कौन सी जगह? सही। नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब? हाँ। 16 अप्रैल को बेटी की शादी थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मां अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। शादी तो बेटी की तय हुई थी, लेकिन दामाद का दिल सास पर आ गया और सास भी अपनी मर्यादा भूल गई। दोनों घर से एक ही दिन फरार हुए थे। इसके बाद सभी को पता चला। बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। दोनों के पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर जाने की बात सामने आई थी, लेकिन दोनों बिहार में पाए गए। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है, लेकिन साइबर ठग पहले से ही सक्रिय हो चुके हैं। पेरेंट्स को कॉल कर बच्चों के फेल होने की झूठी जानकारी दे रहे हैं और मदद के नाम पर ठगी भी कर रहे हैं। बोर्ड की ओर से अब पेरेंट्स से अपील की गई है कि ऐसे किसी भी फोन कॉल्स से सावधान हो जाएं, उन कॉल्स को एंटरटेन न करें और अगर कोई कॉल आती है तो उसकी जानकारी आप दें पुलिस को, ताकि इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर एक नया फ्रॉड सामने आया है। स्कैमर्स पेरेंट्स को कॉल कर बच्चों को पास कराने का झांसा दे रहे हैं और इसके लिए पैसे मांग रहे हैं। कॉलर पहले बच्चों के फेल होने की झूठी सूचना देते हैं, फिर नंबर बढ़ाने का आश्वासन देकर पैसों की मांग करते हैं। बच्चों का भविष्य खराब होने का डर दिखाकर अभिभावकों को मानसिक दबाव में लेते हैं। न्यूज़ 18 इस पर बड़ा खुलासा कर रहा है। आपकी बेटी ने जो एग्जाम दी थी उसमें 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम नंबर आने के कारण बिटिया ने फेल किए। तो मैं भी मार्कशीट तैयार हो रहा है बिटिया का, तो मैं जितना नंबर अभी मार्कशीट में इंक्लूड करूंगा
उतना बिटिया का फाइनल रिजल्ट होगा। अच्छा, ओके उपेंद्र जी, तो मेरे पास ताजा मामला लखनऊ के अभिभावक उपेंद्र कुमार से जुड़ा है। दीपक कुमार नाम के एक शख्स ने उपेंद्र कुमार को बुधवार सुबह फोन कर कहा कि उनकी बिटिया ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम नंबर आने के कारण उनकी बेटी फेल हो गई है। डर दिखाया और रुपयों की मांग की। एक कॉल रिकॉर्डिंग में स्कैमर ने खुद को दीपक कुमार डेटा इंक्लूडर मैनेजर बताया, जिसमें नंबर बढ़ाने के नाम पर 6000 रुपए की मांग की जा रही है। क्या करना होगा? उपेंद्र जी, आपको अगर ये सब बातों को शेयर ना कीजिएगा तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, बोलिए। क्योंकि अगर शेयर कीजिएगा किसी के पास तो बातें लीक होगा तो मैं जो मेरा जॉब भी जा सकता है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी उपेंद्र जी, तो इसमें को अगर चाहते हैं मैं यहाँ से 75% तक मार्क्स कर सकता हूँ। अच्छा, यानी कि 5 डिवीजन 350 प्लस नंबर तक कर सकता हूँ, जिसमें बिटिया का खर्च आएगा कुछ, वो कर पाएंगे आप? कितना खर्च आएगा? इसमें 6000 का खर्च आएगा, जिसमें 3000 आपको पैसा भी देना पड़ेगा और 3000 जब मार्कशीट का वीडियो बनाकर आपका काम करने के बाद उसका वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। जाहिर है यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले पेरेंट्स को डर दिखाकर ठगी शुरू कर दी गई है। 54 लाख जो परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटर के हैं उन्हें अपने रिजल्ट का इंतजार है और यूपी बोर्ड भी रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया में है। लेकिन इस बीच साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। तमाम अभिभावकों को और छात्र छात्राओं को साइबर ठग फर्जी फोन कॉल्स कर रहे हैं और उन्हें उनके बच्चों के बारे में, परीक्षार्थियों से उनके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं कि वो परीक्षा में फेल हो गए हैं या उनके कम नंबर आए हैं और इस आधार पर उनसे रुपयों की डिमांड भी की जा रही है। न्यूज 18 की खबर के बाद यूपी बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को साइबर ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है। इस प्रकार की यदि उनके पास फ़ोन या कोई उनसे संपर्क करने का प्रयास करता है तो बिल्कुल भी उसको संज्ञान में न लें, क्योंकि उनके स्तर से कोई भी इस तरह का प्रयास करने की जो बात की जा रही है वो करने की किसी दशा में भी नहीं कर सकते। यदि इस प्रकार का फ़ोन आता है और इस तरीके से लोग कहते हैं तो वो अपने फ़ोन नंबर या किसी अन्य माध्यम से ईमेल से या किसी से साइबर उससे बात करते हैं तो उस फ़ोन नंबर को नोट कर लें। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उस फ़ोन के माध्यम से सूचित करें इस प्रकार का फ़ोन आया है। बोर्ड ने सभी छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वैसे किसी भी फोन कॉल पर भरोसा न करें और किसी भी प्रकार का लेन देन न करें। यदि आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो तुरंत अपने जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को जानकारी साझा करें। बहरहाल न्यूज 18 के खुलासे के बाद यूपी बोर्ड के अधिकारी सक्रिय हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसी कॉल से सावधान रहें। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ नीतिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ। कहते हैं कि जो जैसा होता है वो उसी तरह की मनस्थिति वाले इंसान से आकर्षित भी होता है और उसकी दोस्ती संगति भी वैसे लोगों से ही होती है। अब मेरठ में चर्चित सौरभ हत्याकांड मामले में उसकी पत्नी मुस्कान, जो कि जेल में बंद है, उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई जिसका नाम है संगीता। और जो बात सामने आई है कि जिस तरह से मुस्कान ने अपने पति की हत्या की अपने प्रेमी के साथ मिलकर, संगीता ने भी ठीक उसी तरह से अपने पति की हत्या की अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और वो भी हत्या के मामले में ही जेल में है। एक तरफ मुस्कान है तो दूसरी तरफ संगीता। दोनों पर प्यार की खातिर अपने पति की हत्या का आरोप है। दोनों मेरठ की एक ही जेल में बंद हैं और दोनों की दोस्ती की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। मेरठ में सौरभ की जिस तरह बेरहमी से हत्या की गई थी, उसके आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल बुरी तरह कानूनी शिकंजे में है। मुस्कान अपने किए की सजा जेल में काट रही है। मुस्कान को सामान्य बैरक से हटाकर अलग बैरक में रखा गया है। मुस्कान और संगीता दोनों साथ में हैं। कहा जा रहा है कि दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई है। दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी एक जैसी ही दिख रही है। मुस्कान ने जहां अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की निर्मम हत्या की, उसके शव के टुकड़े करके ड्रम में डाल दी, वहीं संगीता को भी उसके पति के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल संगीता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया था। जानकारी के मुताबिक संगीता का पति अजय देहरादून में काम करता था, जो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मेरठ आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसकी हत्या की साजिश में लगी हुई है। आरोप है कि संगीता के इशारे पर उसका प्रेमी अवनीश अजय को बाइक पर बैठाकर ले गया। पहले अवनीश ने अजय को शराब पिलाई और फिर उसका सिर हैंड पंप पर पटक दिया। बाद में गला घोंटकर हत्या कर दी। गिरफ्तारी के बाद अवनीश और संगीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और
फरवरी में उनको जेल भेज दिया गया। मुस्कान मेरठ में चौधरी चरण सिंह जेल में पिछले 1 महीने से बंद है। मुस्कान प्रेग्नेंट है तो वहीं संगीता के भी गर्भवती होने की बात सामने आई है। दोनों की प्रेगनेंसी का जेल में ही पता चला। कारागार में जो महिलाएं निरुद्ध होकर आती हैं उनको पता चलता है, डॉक्टर पहले परीक्षण करते हैं, पता चलता है कि यदि वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के सेकंड ओपिनियन लेते हैं। सेकंड ओपिनियन के बाद यदि उन्होंने लिखा है कि बाहर जाना है तो 2 महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भेजा था। आप सही कह रही हैं, वो दोनों प्रेग्नेंट निकली हैं। एक का नाम संगीता है और दूसरी का नाम मुस्कान। मुस्कान को तो लगभग 15 से 20 दिन हो गए, उसको लगभग 1-1.25 महीना हो गया होगा और वो शायद फरवरी लास्ट में आई थी। मुस्कान तो अभी मार्च लास्ट में। सौरभ हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर ये खबर पूरी तरह छाई हुई है। तरह तरह के मीम भी बनाए जा रहे हैं। वहीं अब जेल में उसकी दोस्ती का नया चैप्टर सामने आया है। अब दोनों के 36 और ये तस्वीरें सीधे लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जनता दर्शन कर रहे हैं, लोगों से मिलकर उनकी फरियाद सुन रहे हैं। लखनऊ से ये सीधी तस्वीर है। जनता की समस्याएं सुनते सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां यहां पर अपनी समस्याओं के साथ पहुंची हुई हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों का पूरा दल है और प्रशांत कुमार को भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री समस्याओं को सुन रहे हैं, संबंधित कागजात अधिकारियों को सौंपकर समस्या के समाधान के निर्देश दे रहे हैं। लखनऊ से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर एक एक महिला से बातचीत कर रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, उनकी क्या परेशानी है। जनता दर्शन ये वो कार्यक्रम होता है जहां पर लोगों से, जनता से सीएम योगी या अधिकारी सीधे मिलते हैं, सीधे संवाद करते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, निपटारे के निर्देश देते हैं। ज़्यादातर राजस्व से जुड़े मामले होते हैं या फिर कोई मदद चाहिए होती है सरकार की, बच्चों के एडमिशन को लेकर या इलाज को लेकर कोई मदद चाहिए होती है। ऐसे लोग भी पहुंचते हैं मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से सीधे मिलकर अपनी बात और मदद के लिए। मुख्यमंत्री सबकी बात सुनते हुए और अधिकारियों को निर्देश देते हुए भी कि कैसे उसका समाधान हो सकता है, जल्द से जल्द समाधान करें। अलग अलग समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। देखिए, महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ बच्चे भी हैं, तो मुख्यमंत्री इन बच्चों को चॉकलेट्स देते हुए भी दिख रहे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ पहुंचते हैं लोग अपनी फरियाद लेकर। जनता दर्शन के दौरान बहुत सारे समस्याओं का निपटारा भी होता है। बाकायदा मुख्यमंत्री अधिकारियों से ये फीडबैक भी लेते हैं कि अगर पिछली बार जनता दर्शन में जितने लोग पहुंचे थे, जितनी समस्याएं आई थी, उनमें से कितनों का निपटारा हुआ है, ये फीडबैक भी लिया जाता है। लखनऊ से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। ज़्यादातर मामले ज़मीन पर अवैध कब्जे को लेकर होता है या फिर ज़मीन के विवाद से जुड़ा होता है। इन मामलों का भी निपटारा तुरंत किया जाए, ये मुख्यमंत्री हमेशा ही अधिकारियों को निर्देश देते हैं। और वहीं अगर किसी को इलाज के लिए या बच्चों के एडमिशन के लिए या फिर किसी दूसरे प्रकार के आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से उस मदद का भी मुख्यमंत्री भरोसा देते हैं, व्यवस्था की जाती है। अधिकारियों को तुरंत आर्थिक मदद के लिए निर्देशित करते हैं मुख्यमंत्री।